पीएम आवास पर बैठक जो चल रही थी वो बैठक खत्म हो चुकी है। संभावित मंत्रियों के साथ पीएम ने ये बैठक की। पीएम मोदी ने नए मंत्रियों को चाय पर बुलाया था, जिस दौरान चाय पर चर्चा की गई। शपथ से पहले नए मंत्रियों के साथ ये बैठक कई मायनों में बेहद खास और महत्वपूर्ण हो जाती है। नए मंत्रियों के साथ ये बैठक हालांकि अब खत्म हो चुकी है। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी। पीएम मोदी ने बैठक में नए मंत्रियों से कहा कि शपथ और शपथ के बाद सीधे अपने काम में जुट जाइए, क्योंकि हमारा कमिटमेंट जो है वो जनता के साथ है। जनता को किए हुए वादे को जल्द से जल्द पूरा करने का है और इसीलिए आराम करना जरूरी नहीं है। इस वक्त जो सबसे महत्वपूर्ण है वो काम में लग जाना और वो तमाम कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करना, जिसे लेकर जनता हम पर निगाहें लगाए बैठी है। तो शपथ के बाद काम में जुट जाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से तमाम इन संभावित मंत्रियों को, जिन्हें की बुलाया गया था चाय पर, और चर्चा तो की ही गई, साथ ही साथ आगामी 5 साल में अब आपको करना क्या है, किस गति से करना है, उसकी रफ्तार कैसी होगी, ये सरकार ने जाहिर करने की। हालांकि शपथ ग्रहण को लेकर शाम के 7:15 का वक्त, हालांकि कहा जाता है कि हर वक्त का एक शुभ मुहूर्त, और शुभ मुहूर्त को मानकर चलें तो 7:15 का शपथ के बाद। लेकिन करना क्या है, काम में जुट जाना है और इसी के निर्देश जो है तमाम इन संभावित मंत्रियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया। तो इस चाय पार्टी कह लीजिए, चाय पर चर्चा कह लीजिए, इसमें ललन सिंह की भी मौजूदगी रही। रामनाथ ठाकुर भी प्रधानमंत्री आवास पर चल रही इस बैठक का हिस्सा रहे। अब ऐसे में आप समझ लीजिए कि ये जो शख्स आपको इस बैठक में नजर आए, इन तमाम लोगों को कॉल गया और उसके बाद इनकी मौजूदगी आई, क्योंकि ये संभावित मंत्री बनने जा रहे हैं। और जीतन राम मांझी भी इस मीटिंग में मौजूद थे। संभावित इसलिए क्योंकि शपथ ग्रहण तक का आपको इंतजार करना होगा, लेकिन ये वो चेहरे हैं जो बिहार की सियासत में अपना बड़ा कद रखते हैं। चिराग पासवान मीटिंग में मौजूद रहे। गिरिराज सिंह प्रधानमंत्री आवास पर चल रही इस चाय पर चर्चा, इस मीटिंग के दौरान उनकी उपस्थिति रही। अन्नपूर्णा देवी भी झारखंड से इस बैठक में मौजूद रही। और संवाददाता अमितेश हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गया। अमितेश, हम ये अब मानकर चले कि जिन चेहरों को आज हमने इस चाय पर चर्चा के दौरान देखा, इस मुलाकात के दौरान देखा, बातचीत के दौरान देखा, यही फुल एंड फाइनल नाम भी हैं, चेहरे भी हैं जिन्हें हम शपथ लेते हुए देखेंगे आज। जी हाँ, बिल्कुल। जो चाय पर चर्चा के लिए जो लोग गए थे उन्हीं लोगों का मंत्री बनना तय लग रहा है। बीजेपी की तरफ से गिरिराज सिंह गए थे, बाकी सहयोगी दलों के जो नेता हैं ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर जेडीयू की तरफ से, चिराग पासवान एलजेपी की तरफ से और जीतन राम मांझी भी गए थे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार से ये संभावित चेहरे हैं। और इसके अलावा झारखंड से बात करें तो इस बार अन्नपूर्णा देवी ही अकेले मंत्री फिलहाल बन सकती हैं, जो मोदी मंत्रिमंडल का आज गठन होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो फिलहाल ये चेहरे हैं। इसके अलावा भी और भी कुछ चेहरों की बात हो रही है, लेकिन ये बिल्कुल अब तय हो गया कि जो लोग चाय पीने गए थे, चाय पर जिन्हें निमंत्रण मिला था, वहां पर एक गेट टुगेदर हुआ था। तो प्रधानमंत्री हमेशा जो परंपरा उनकी रही है, उस परंपरा के मुताबिक प्रधानमंत्री ने जिन लोगों को बुलाया है उनके साथ उन्होंने चाय पी है। उसके बाद उनको कुछ संदेश दिया है कि कैसे शपथ ग्रहण के बाद आप सब लोगों को काम में जुट जाना होगा, विकास के काम को आगे बढ़ाना होगा, विकास की गति को तेज करनी होगी। उन्होंने मूल मंत्र भी दिया है आज सबको संबोधित करते हुए। तो निश्चित रूप से अब ये तय हो गया कि जो लोग बुलाए गए थे 7 LKM में प्रधानमंत्री आवास में, वही लोग शपथ ग्रहण करेंगे। बिल्कुल अमितेश, इस बार हालांकि ये मानकर चला जा रहा था कि संख्या हालांकि जिस रूप में जो भी आई है, लेकिन ये मानकर चला जा रहा था कि 2014 में 24 मंत्री, 2025 14 के बाद 2019 की बात कर लें तो उसमें 25 संख्या रही मंत्रियों की, और अब इस 2024 में ये संख्या जो है वो बढ़कर 35 तक जा पहुंची है। कई चेहरों को जगह और मौका जो है वो दिया जाएगा, उनका प्रतिनिधित्व संसद में नजर आएगा। जी हाँ, बिल्कुल। ये चीज बिल्कुल साफ है कि इस बार जो मंत्रिमंडल होगा उसमें सामाजिक समीकरण का तो उसका ध्यान तो रखा ही जाएगा, लेकिन इसके अलावा जो सहयोगी दल हैं उसको भी एकोमोडेट किया जाएगा, उनको भी ध्यान में रखा जाएगा कि कौन से सहयोगी दल से कौन कौन से व्यक्ति मंत्री बनाए जाते हैं। चाहे बिहार के संदर्भ में बात करें या फिर और दूसरे प्रदेशों की बात करें, आंध्र प्रदेश से टीडीपी जिस तरह से सत्ता में आई है, विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन किया है, 16 उसके सांसद चुनकर आए हैं, तो उस हिसाब से उसको भी मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है। एकनाथ शिंदे वाली जो शिवसेना है उसको
भी जगह मिल रही है। और बिहार से चिराग पासवान की पार्टी और साथ में जीतन राम मांझी की बात करें या फिर जेडीयू की बात करें तो सामाजिक समीकरण का ध्यान रखा जा रहा है, तमाम क्षेत्रों का ध्यान रखा जा रहा है और हर कास्ट कॉम्बिनेशन के अलावा क्षेत्रीय दलों का जो कॉम्बिनेशन है, सहयोगी दलों का जो कॉम्बिनेशन है, उसको भी ध्यान में रख करके इस बार मंत्रिमंडल का गठन किया जा रहा है। बिल्कुल अमितेश, चूंकि हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, हमारे सहयोगी आनंद भी हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। आनंद, बिहार में जिनकी चर्चा हो रही है, हालांकि ये वो मजबूत दावेदार भी थे, बड़े चेहरे भी कह लीजिए, सामाजिक समीकरण की हम बात करते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करने वाले भी थे। ऐसे में ये मजबूत कैंडिडेट के तौर पर पहले से जाने जा रहे थे, लेकिन इसके पीछे के अगर कैलकुलेशन को समझें तो इसे साधते हुए एनडीए ने पूरे, अगर कुनबे की बात की जाए तो ये दिखाने की कोशिश की है कि हम जिस सामाजिक ताने बाने को बड़े बैलेंस तरीके से लेकर चलने की कोशिश करते हैं वो हमारी इस कैबिनेट में भी आपको नजर आएगा। बिल्कुल विवाह, आपने बिल्कुल सही कहा। और इस कैबिनेट में देखिए अब तक जिन चेहरों को हम लोगों ने देखा और लगातार हम देख रहे हैं स्क्रीन पे कि किन किन है मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। गिरिराज सिंह भूमिहार जाति से आते हैं, बिहार बीजेपी के बड़े नेता है, उनके बहाने बीजेपी ने भूमिहार वोटरों को साधने की कोशिश की। उसके बाद इंटरेस्टिंग ये देखिए, 3 सहयोगी पार्टी है, जेडीयू, हम और चिराग पासवान, तीनों को मंत्रिमंडल में जगह मिला। और ललन सिंह भले ही भूमिहार जाति से आते हैं लेकिन उन्हें सिर्फ एक जाति विशेष का नेता नहीं कह सकते हैं, वो जेडीयू के एक बड़े नेता और नीतीश कुमार के बेहद खास माने जाते हैं। एक तरीके से जेडीयू ने भूमिहार वोटरों को भी साधने की कोशिश की और एक ऐसे अनुभवी नेता को नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल में शामिल कराया है जिसका अनुभव का फायदा बिहार को मिलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, चिराग पासवान जाति से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, उनके बहाने न सिर्फ पासवान समाज को बल्कि दलितों में एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जाएगी और गठबंधन के सहयोगी को भी मंत्रिमंडल में जगह मिला। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जीतन राम मांझी मुसर समाज से आते हैं और दलित के बड़े नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री है, तो न सिर्फ गठबंधन के सहयोगी को साधा गया बल्कि उनके बहाने दलित वोटरों को भी साधा गया। एक समीकरण साधने की कोशिश की। नित्यानंद राय यादव जाति से आते हैं और बिहार में यादव की आबादी 14% है, उनके बहाने बिहार में यादवों को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई। यानी कि इस मंत्रिमंडल में उन लोगों को जगह मिली है और उन लोगों के बहाने जिस वोटरों को साधने की कोशिश की गई वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले साल में बिहार विधानसभा का चुनाव है। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार मौजूद है। नीरज जी, बिहार में जाति की राजनीति है कि जाति ही नहीं है और मंत्रिमंडल में भी यही तस्वीर दिख रही है। हम क्या माने कि इस मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिली है जिनके बहाने 2025 को साधने की कोशिश की जाएगी? जाति एक सामाजिक सच्चाई है, कोई इनकार नहीं करता। हमने तो जाति सर्वे करवा दिया, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि जो आपने अभी बताया कि मंत्रिपरिषद में विभिन्न सामाजिक समूह के लोगों की हिस्सेदारी तय करके एक संदेश दिया गया है। और 2025 में क्या लड़ाई है भाई? एक तरफ भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के बेटा, बिल्कुल रामनाथ ठाकुर। देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं कहना भूल गया, 36% की आबादी है बिहार में अति पिछड़ा समुदाय की, और रामनाथ ठाकुर कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। कर्पूरी ठाकुर को हाल में ही भारत सरकार ने भारत रत्न दिया है। उनके बहाने 36% वोटरों को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है। बिल्कुल नीरज जी, भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के सुपुत्र रामनाथ ठाकुर और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के साथ राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले माननीय ललन सिंह जी, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विश्वस्त सहयोगी हैं, उनको मंत्रिपरिषद में स्थान दिया जाना। और दूसरी तरफ जो मुझे जानकारी मिल रही है कि राष्ट्रीय जनता दल जो पारिवारिक पार्टी है, बिहार जश्न मना रहा है ऐसे लोगों के मंत्री बनने का। जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान, नित्यानंद राय, माननीय ललन सिंह जी, कर्पूरी जी, और उधर के बारे में जानकारी मिल रहा है कि मीसा भारती को संसदीय दल का नेता बना दो। अब बताइए, यही अंतर बिहार की जनता को एहसास है। अच्छा, एक बहुत दिलचस्प है, अगर हम जिन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह मिल रहा है, अगर हम आंकड़े के हिसाब से देखें, 36% अति पिछड़ा रामनाथ ठाकुर, 20% बिहार में दलित, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, यानी 56% की आबादी होती है। उसके अलावा यादव 14%, 56, 4, 60, 10, 70। उसके अलावा अगर सवर्ण को देखें, भूमिहार को देखें, तो लगभग 75% की आबादी को साधने की कोशिश की गई है। अभी आंकड़े के हिसाब से, हम ये नहीं बोल रहे कि जाति सर गया, लेकिन अगर हम आंकड़े के हिसाब से देखें तो क्या इसे माने? नहीं, देखिए, अब उसका तो आपको विश्लेषण करने का अधिकार है, लेकिन विपक्ष को जैसे हम लोगों ने 3/4 बहुमत लोकसभा में आया साध दिया, वैसे ही 2025 में सध जाएंगे। लेकिन एक दिलचस्प है, चूंकि बिहार में बिल्कुल, तो 2025 में विपक्ष इस समीकरण से पूरी तरह से सध जाएगा, यानी कि जो जगह मिली भी है, जो सीटें आई भी हैं, वो सीटें भी 2025 में दूर दूर तक उन्हें नहीं मिलने वाली। हमारे सहयोगी विनीत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत,
चूंकि आज संभावित मंत्री, उनके लिए अपने आप बड़ा दिन हो जाता है और अब उन संभावित मंत्रियों को कॉल भी जाने शुरू हो चुके हैं। मैं ओवरऑल समझना चाहूंगी, तमाम एनडीए के घटक दलों के लिहाज से समझना चाहूंगी, किन बड़े चेहरों को किस सामाजिक आधार पर कॉल गए हैं, वो नाम कौन कौन से बड़े? हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम घटक दलों के बारे में बात करें तो घटक दल में निश्चित तौर पर टीडीपी को भी जो है वो खासा महत्व जो है वो दिया गया है। वहाँ से टीडीपी से एक कैबिनेट बर्थ जो है टीडीपी से दिया गया है, साथ ही साथ एक एमओएस का बर्थ जो है वो भी टीडीपी को दिया गया है। इसके साथ ही साथ अगर हम बिहार की बात करें तो जैसा कि हमारे सहयोगी लगातार बता रहे थे कि जेडीयू को भी एक कैबिनेट, एक एमओएस का बर्थ जो है वो दिया गया है, एलजेपी को दिया गया है, साथ ही साथ हमको दिया गया है। वहीं पर अगर हम अन्य गठबंधन के दलों की बात करें, सहयोगी दलों की बात करें, तब वहाँ पर भी जो है उसमें सबसे महत्वपूर्ण टीडीपी है। इसके साथ ही साथ इसके साथ साथ अगर हम पूरे बीजेपी के नेताओं की बात करें तो बीजेपी के नेताओं की बात करें तो बड़े नेताओं, शीर्ष नेताओं का भी खासा ध्यान जो है वो रखा गया है। राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, मोदी 1 में गृह मंत्री थे, उन्हें भी इस बार मंत्रिमंडल में जो है वो शामिल किया जाएगा, तीसरी बार मंत्री बनाया जाएगा। और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी रायसीना हिल से जुड़े हुए जो मंत्रालय हैं वही उनको दिए जाएंगे। इसके साथ ही साथ बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है उन्हें भी इस बार मंत्री बनाया जाएगा। हालांकि मोदी 1.0 में वो मंत्री थे, लेकिन मोदी 2.0 में वो मंत्री नहीं रहे थे, लेकिन इस बार जेपी नड्डा को भी मंत्री बनाया जाएगा। इसके साथ ही साथ बात करें, नितिन गडकरी का भी नाम आता है, खासा महत्वपूर्ण नाम आता है। मोदी सरकार के जो चेहरे में है, जिन्हें उनकी चमक को, सरकार की चमक को चमकाने में जो है वो कहीं ना कहीं नितिन गडकरी का नाम जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस तरह से हमने देखा कि देश में हो इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछा हो, हाईवेज में के माध्यम से जो विकास के काम किए गए हों, ऐसे में नितिन गडकरी को भी जो है वो तीसरी बार मंत्री पद जो है वो धर्मेंद्र प्रधान, जीतन राम मांझी, मनसुख मांडविया, अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, रामनाथ ठाकुर, किशन रेड्डी जो है उनकी भी चर्चा इसमें, रवनीत सिंह पिट्टू, प्रहलाद जोशी, वो तमाम नाम है जो संभावित मंत्रियों के तौर पर सामने आ रहे हैं। चाहे जितिन प्रसाद की बात कर लीजिए, पंकज चौधरी की बात कर लीजिए, झारखंड की बात करें विनीत, तो अन्नपूर्णा देवी एकमात्र नाम जो है इस वक्त सामने आ रहा है। हाँ जी, निश्चित तौर पर अगर हम झारखंड की बात करें तो अन्नपूर्णा देवी का ही जो नाम है वो यहाँ पर आ रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण में जो हो जाती है, क्योंकि अगर हम पिछली बार भी देखें तो अन्नपूर्णा देवी जो है वो उनको मंत्री बनाया गया था। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक और नाम झारखंड से आ रहा है, बहुत संभावना है कि चंद्र प्रकाश को भी जो है वो मंत्री बना दिया जाए। तो दो नाम जो है वो इस बार झारखंड से आ सकते हैं। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अन्नपूर्णा देवी के बारे में बात करें तो पिछली बार जो है वो एमओएस एडुकेशन थी और इस बार भी बहुत संभावना है कि उन्हें एमओएसी का पद जो है वो दिया जाए। अगर हम बात करें झारखंड से, अर्जुन मुंडा भी वहाँ से आते थे, लेकिन इस बार वो चुनाव हार गए हैं, तो मंत्री जो है वो उन्हें नहीं बनाया जाएगा। चंद्र प्रकाश को जो है वो मंत्री बनाया जा सकता है। तो झारखंड से दो नाम जो है वो यहाँ पर सामने आ रहे हैं। अगर ओवरऑल हम बात करें तो कुछ ऐसे भी नाम हैं जिन्हें बीजेपी प्रमोट कर रही है। तमिलनाडु से अन्नामलई जो है वो तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, वो हालांकि वो चुनाव हार गए, लेकिन फिर भी इस बार बीजेपी जो है वो उन्हें मंत्री पद जो है वो बना रही है। इसके साथ ही साथ हम बात करें रवनीत बिट्टू की बात करें, वो भी पंजाब से आते हैं, उन्होंने भी चुनाव जो है वो हार गए हैं, लेकिन उन्हें भी मंत्री का पद जो है वो दिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो कुछ नाम जो है रिपीट हो रहे हैं उसमें अगर हम बात करें तो हरदीप सिंह पुरी का नाम आता है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम आ रहा है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें शिवराज सिंह चौहान का भी नाम आ रहा है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। विदिशा से वो मध्य प्रदेश ने तो इस बार 100% स्ट्राइक रेट दिखाया है। पूरी की पूरी सीट 29 सीटें उसने एनडीए की झोली में डाली हैं। तो शिवराज सिंह का कद पहले से ही बड़ा, लेकिन अब वो और ज्यादा बड़ा होता हुआ नजर आता है और इसीलिए संभावित मंत्रियों में सबसे मजबूत दावेदार के तौर पर वो तो नजर आते ही हैं। विनीत, आज जिस चाय की चर्चा के दौरान तमाम संभावित मंत्रियों से प्रधानमंत्री ने बातचीत की, मुलाकात की, बैठक की है,
उस पर भी हम आपसे बात करेंगे। एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई, पहले उसका रुख कर लेते हैं। मोदी ने 100 दिन के एजेंडे पर चर्चा की है, तो देख लीजिए 5 साल के रोड मैप पर चर्चा की जाती है। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को रोड मैप बता दिया कि भाई 5 साल क्या होगा, 2047 तक हमें क्या कर लेना है। ये बहुत महत्वपूर्ण, और इसीलिए उन्होंने बहुत सीधे और साफ शब्दों में कह दिया कि भाई आज शपथ, लेकिन शपथ के बाद आपके जो सबसे बड़े आपका दायित्व बन जाता है वो है अपने काम में जुट जाइए। 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। विनीत, इसी खबर पर मैं आना चाहूंगी और इसी पर जानना भी चाहूंगी। पीएम मोदी ने एक बार फिर साफ कर दिया, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ अपने देश का विकास, राष्ट्र हित सर्वोपरि है और उसके बाद तमाम चीजें जो है वो सामने आएंगी। इसलिए उन्होंने क्लियर मैसेज जो है अपने नए सांसदों को, संभावित मंत्रियों को, सभी को कह दिया है कि भाई आपके लिए आराम करने का दिन नहीं, अब काम करने का दिन शुरू हो रहा है। 5 साल में क्या रोड मैप है, इस पर अब आपको जुट जाना है। जी, निश्चित तौर पर अगर हम 100 दिन के एजेंडे के बारे में बात करें तो मोदी 2.0 के अंतिम कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न विभागों से 100 दिन के एजेंडे के बारे में जानकारी ली थी। लगातार बैठक भी हुआ था और अब उसे इम्प्लीमेंट भी की जा रही है कि आखिरकार किस तरह से मोदी सरकार जो है वो 100 दिन में काम करेगा। इसको लेकर के जो है चर्चा जो है वो यहाँ पर की गई। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत के बाद जो है वो बीजेपी पहुंचे थे, उस वक्त उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जिस तरह से विकास के काम को आगे बढ़ाया जाता रहा है उसे जो है वो आगे बढ़ाएंगे। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की बात जो है वो कर चुके हैं और इसी की दिशा में वो आगे भी बढ़ने की बात जो है वो अभी वे जो मंत्री हैं जो शपथ लेंगे उनसे बात की है। इसके साथ ही साथ एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हमने देखा चुनाव प्रचार के दौरान भी यह बात कही जाती रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जेपी नड्डा हो या फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, वो लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल लोगों को बताई जो हम लोग के लिए सीखनी भी जरूरी है। आज बहुत इनफॉर्मल बातचीत प्रधानमंत्री जी के साथ बैठकर हुई। 100 दिन के एजेंडे की बात की गई योजनाओं को। ये आने वाले दिनों में सारी बातें सामने आएंगी। और ये देख लीजिए, ये तस्वीर अपने आप में बताती है कि ये तस्वीर भारत को विकास के एक नए आयाम तक पहुंचाने में कैसे अब आपको 100 दिनों का क्या एजेंडा होगा और 5 साल का एजेंडा क्या होगा, इस पर काम करने के लिए अब ये सभी जुट जाने वाले हैं। इन चेहरों पर जो मुस्कान है, इन चेहरों पर जो भाव है, उस भाव को आप समझिए। और ये बड़े वो चेहरे हैं जिन्होंने इस पूरे एनडीए को एक मजबूत ताकत दी है और इस मजबूत ताकत के साथ अब कैसे हमें विकास के इस पथ को दौड़ाना है, इस पर कैसे भारत को और ऊंचाइयों तक लेके जाना है। 2047 जिस हम एजेंडे की बात करते हैं, जहां पर हमें सिर्फ शपथ को लेकर जश्न को बात नहीं करनी है, यहां पर अब उस जश्न के आगे की बात होगी, यहां पर काम की बात होगी। और इसीलिए जब इनके साथ चर्चा कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस दौरान की तस्वीरें देखिए, बड़ी गहनता से सभी जो हैं उनकी बातों को सुनते हुए, समझते हुए और उस पर एक तरीके से अपनी हामी भरते हुए साथ खड़े होने के इस संकल्प के साथ, जिसे बार बार पीएम मोदी की तरफ से कहा जाता है कि भाई ये तो हमारा संकल्प होना चाहिए। हम जिस राष्ट्र में जन्म लिए हैं, जिस राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य है, उस कर्तव्य से हम चूक न जाएं और यही कार्य हमें बड़ी ईमानदारी से करना है। जिस 100 दिन के एजेंडे की हम बात कर रहे हैं, उनमें एक बहुत बड़ा एजेंडा जो है वो चुनाव से पहले भी आपने सुना होगा, हर मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा जा रहा था, हर सभा में वो कह रहे थे और ये विश्वास दिला रहे थे कि आपने उनके पहले दिन के अगर संबोधन को सुना होगा, जिस दौरान उन्हें नेता चुना जाता, उसके बाद जब वो पूरी संसद में बैठे हुए तमाम लोगों से मुखातिब हुए, बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने सीधे कह दिया कि भाई ये जो आपको चेहरे दिख रहे हैं, ये विश्वास के चेहरे हैं, ईमानदार चेहरे हैं और भ्रष्टाचार पर प्रहार करने वाले चेहरे हैं। तो अब ऐसे में 100 दिन के एजेंडे पर चर्चा होगी। पीएम मोदी ने नए मंत्रियों के साथ चाय के दौरान जब चर्चा की तो इसी बात का जिक्र एक बार फिर से उनकी तरफ से किया गया। तो यह तस्वीर जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, इसे देखना भी बहुत जरूरी है, समझना भी बहुत जरूरी है।